हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद प्रियंका। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में यूनिट 8 एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। उसके एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पार्ट बी, सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम अप्रोच पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम वर्ड जो है लैटिन से सिस्टमा वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि हम बहुत सारे पार्ट्स या बहुत सारी चीज़ों को मिला के जो कोई एक काम करते हैं, एक मतलब होलनेस, जो हम लोग गेस्टाल्ट की थ्योरी में पढ़ते हैं, पार्ट टू होल, तो उसको ही बोला गया है सिस्टम। मतलब कोई भी चीज़ एक सिस्टम से करना। हम लोग अपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग चार्ट्स बनाते हैं, सेल्फ नोट्स बनाते हैं, वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब किस लिए होती हैं? जिससे हम लोग अपना नेट या जेआरएफ क्लियर कर सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एलिमेंट दैट ऑपरेट इन अ यूनिक वे। इसके बाद सिस्टम में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और इंटर रिलेट भी करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि सिस्टम जो हमारा है वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल सिस्टम भी होते हैं। मैन मेड में कौन कौन से आते हैं? जैसे हमारे टेलीफोन सिस्टम हो गया, एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद नेचुरल सिस्टम में कौन से आते हैं? सोलर सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद द टर्म सिस्टम मीन्स सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी टास्क एक्टिविटी टू टास्क अप्रोप्रिएट डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर भी दिखाया गया है। यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, अलग अलग हम लोग करते हैं, जिससे क्या हो सके हमारे जो मेन गोल है उसको अचीव कर सकें। अब सिस्टम्स में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। मान लीजिए हम लोगों को कोई घर ही बनाना है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। एकदम से है नहीं कि एक चीज़ से या दो चीज़ से घर बन जाए। हम लोगों को घर बनाने के लिए लेबर की भी ज़रूरत होती है, उसके जो भी मटेरियल होते हैं, या फिर आर्किटेक्चर, उसकी भी ज़रूरत होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या होता है और कैसे वर्क करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम्स। ये बेसिक से एलिमेंट्स बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इन्होंने एक होम बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं, या फिर मतलब एक ऑफिस क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कि हमारे पास नेटवर्क भी होना चाहिए, लोग भी होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर सारा सिस्टम होना चाहिए जो अलग अलग वर्क करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से मेन एलिमेंट हो गए? हमारे मशीन हो गए। मशीन में क्या क्या हो गया? जैसे सिंपली ऑफिस ही कोई नया हम लोगों को बनाना है तो उसमें फर्नीचर हो गया, सारी चीज़ें हो गई, या फिर कनेक्टिविटी होगी, वाईफाई वगैरह हो गया। तो ये सारी किस में आ गया कि मशीन्स उसमें कौन कौन सी काम कर रही हैं। इसके मटेरियल क्या होगा कि हम लोग थोड़ा उसको अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी रखते हैं, फ्लावर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद पीपल और पावर। पीपल मतलब जो लोग वहाँ पे काम करेंगे, सबकी अलग अलग पोस्ट होगी, कोई मैनेजर होगा, कोई सीईओ होगा। ठीक है, इसके मेथड। अब मेथड्स में क्या होगा कि हम लोग कौन कौन से प्रोसीजर या कौन कौन सी तकनीकी अपनाते हैं उस सिस्टम को अच्छे ढंग से चलाने के लिए। प्लस क्या हो गया? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल कोई ऑफिस है उसके पास बहुत सारा शोर आ रहा हो या फिर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हो, तो क्या होता है उसका भी इफ़ेक्ट बहुत अच्छा ज़्यादा पड़ता है हमारे पूरे सिस्टम पे।
तो कौन कौन से मेन एलिमेंट हो गए। हम लोग इसको एजुकेशन से भी कनेक्ट करके देखें तो मशीन्स में हमारे क्या हो गए, जैसे हमारा कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं मशीन्स में, मतलब लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर लैब होती है, साइकोलॉजी लैब होती है, हमारी रिसर्च का अलग लैब वगैरह होती है। अब मटेरियल क्या हो गया, बच्चों को बैठने के लिए तो कुछ चाहिए, ऑफिस में जो टीचर्स या प्रिंसिपल्स होते हैं उनको बैठने के लिए भी कुछ भी चाहिए, ठीक है। पीपल मतलब वहाँ पे जितने लोग वर्क कर रहे हैं, मेथड्स, टीचर कौन कौन से मेथड या वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो कौन से मेथड्स अपना रहा है एक अच्छे सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद इन्वायरमेंट बहुत ही इफ़ेक्ट करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी। इसके बाद यहाँ पे आता है एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। एजुकेशन सिस्टम में मेनली कौन कौन सी चीज़ आती हैं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आता है स्कूल सिस्टम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या करता है, अ सिस्टम है सर्टेन फंक्शंस टू परफॉर्म। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शन कौन से हो गए, टीचर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, लाइब्रेरी सर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि स्कूल सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए। इसके बाद सिस्टम हैज़ मैनी पार्ट्स, ईच ऑफ दीज में हैव डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म। मतलब बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट के अंदर ही बहुत सारे ऑफिस या लैब्स होती हैं जिनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। एडमिशन के लिए हम लोगों को ऑफिस में क्लर्क सर से मिलना है, लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी सर से मिलना है। ऐसे सारे जितने भी फंक्शंस या पार्ट्स होते हैं वहाँ पे सबके अलग अलग अपने ही काम होते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हो गया कि जितने भी वहाँ पे फंक्शंस काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, वो सारे ही एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कैसे डिपेंड होते हैं कि सबको एक गोल लेके चलना है कि हमारा एजुकेशन या हमने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। हेल्प टू कैरी फॉरवर्ड एंड डेवलप द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सारे जो फंक्शंस होते हैं किसमें हेल्प करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस बनाने के लिए। इसके बाद हमारा है होलनेस, मतलब सारे किस पे काम करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें मिलके पूरा एक जो सिस्टम है उस पर वर्क कर सकें, ठीक है। अब हमारा आता है टॉपिक कि हमारा जो सिस्टम अप्रोच है वो कहाँ से आया, सबसे पहले किसने यूज़ किया। तो सिस्टम अप्रोच सबसे पहले आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जहाँ पे मशीन्स कुछ मतलब जो वॉर हुआ था उसको हैंडल करने के लिए कुछ मशीन्स या कोई भी चीज़ें बनाई गई थी। इसलिए बनाई गई क्योंकि जब लोग अलग अलग काम कर रहे थे, सारे अपने घर में ही है, कोई अलग अलग काम कर रहा है, तो क्या होता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। जब सारे मिलके काम करते हैं एक उद्देश्य को लेकर तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है। मेनली ये मिलिट्री में सबसे पहले यूज़ किया गया था। इसके बाद गवर्नमेंट जो ऑफिस वगैरह उसमें भी आ गया धीरे धीरे। इसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी, हमारे स्कूल सिस्टम, सारे में धीरे धीरे फैलता चला गया कि सिस्टम अप्रोच बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी चीज़ या कोई भी ऑफिस को वर्क करने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच बहुत हेल्पफुल हो गई, ठीक है। इसके बाद इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज ए स्ट्रेटजी टू मैनेज एंड इम्प्रूव द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में मेनली किस लिए यूज होता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स या प्रोसेस या टेक्निक हम लोग अपनाते हैं जिससे कि एजुकेशन को और क्वालिटी प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। मेनली ओरिजिन कहाँ से हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वहाँ पे मिलिट्री में सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम अप्रोच की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा कि सिस्टम अप्रोच जो है हमारे एजुकेशन में कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग क्लास में पढ़ाने गए तो वहाँ पे बहुत सारे लर्नर होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग कल्चर से, सारा कुछ ही अलग होता है ज़्यादातर उनका।
तो अब उनको कैसे इफ़ेक्टिव वे में पढ़ाना है, तो उसके लिए हमको पहले से ही कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि गए और एक ही मेथड से सबको पढ़ा दिया। ठीक है, मतलब एक इफ़ेक्टिव वे हमको अपनाना है क्लासरूम में, जिसमें जो हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सकें। ठीक है, मेनली सिस्टम अप्रोच किस पे वर्क करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वर्क करता है कि एजुकेशन सिस्टम में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सके। और प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं कि सारे बच्चों को एक ही मेथड से नहीं समझ में आता है, या बहुत सारे बच्चे क्लास में बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो जो बच्चे नहीं बोल पाते उनको लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो टीचर्स को सारा कुछ देख के एक सिस्टमेटिक ढंग से सारे बच्चों को नए नए मेथड्स या डिज़ाइन या प्रोसीजर यूज़ करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सिस्टम अप्रोच हमारे एजुकेशन फील्ड में बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसमें सब में वर्क करता है। जैसे रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, करिकुलम डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें सिस्टम अप्रोच अपने अपने तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सिस्टम अप्रोच मेनली फोकस करता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, जिससे वो क्या करें, खुद ही सेल्फ डिपेंड बन सके। ठीक है, वो कैसे होगा? जब वो टीचर्स को देखेंगे कि टीचर सारे बच्चों के साथ कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो मेन सबसे बड़ा रोल किसका है सिस्टम अप्रोच में? टीचर्स का, कि वो कैसे सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मेनली सिस्टम अप्रोच में वर्क करती हैं। तुम्हारा सबसे पहले कौन सा है? इनपुट, सेकेंड है प्रोसेस, थर्ड है आउटपुट, फोर्थ है एनालिसिस एंड फीडबैक। इनपुट में क्या होता है? इनपुट में हमारा क्या क्या आ गया? स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी, रूरल एंड अर्बन, लोकल, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल फैसिलिटी। मतलब इनपुट मतलब क्या हो गया कि आप इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल अपना सिस्टम है उसमें क्या क्या इनपुट दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर्स भी अपना काम करता है, स्टूडेंट अपना काम करता है, करिकुलम ऐसा बनाया जाता है लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिससे उनको बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सके। जो गांव के बच्चे हैं उनको गांव में, जो शहर के हैं उनको शहर में, हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, जब हम अच्छा इनपुट देंगे तभी तो अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। इसके बाद सेकेंड हमारा कौन सा है? प्रोसेस। अब इनपुट्स तो हमने दे दिया कौन कौन सा है, इसके बाद प्रोसेस कौन सी यूज़ करनी है? जो करिकुलम हमारा बनाया गया है उसको कैसे हम क्लास में कौन सी स्ट्रेटजी, प्रोसीजर या कौन से मेथड यूज़ करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट हमारा कैसे प्रोसेस कर रहा है सारी जो लर्निंग आउटकम्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए। अब ये नहीं है कि कोई बच्चे ज़्यादा होशियार है तो टीचर्स बायसनेस करता है कि उस बच्चे पे ही ज़्यादा फोकस करना है, जो नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस पर नहीं ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल लेकर चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा आता है आउटपुट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे जब इनपुट अच्छा देंगे, यहाँ पे क्या इनपुट अच्छे दिए थे, अच्छे टीचर, अच्छे बच्चे, अच्छी टेक्निक्स यूज़ की, तो आउटपुट भी अच्छे ही आएंगे। और ये कब आएंगे? जब सारे लोग एक सिस्टम में वर्क कर रहे होंगे। तो आउटपुट फिर क्या होगा, हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी फुलफ़िल होंगी। ठीक है, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड होगी सारे बच्चों को। इसके बाद फोर्थ पॉइंट बहुत ज़रूरी है एक सिस्टम को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए। हमने इनपुट दे दिया, प्रोसेस जो भी थी वो कर ली, उसके बाद हमारे आउटकम्स भी आ गए। अब आउटकम्स जो आए हैं वो कैसे आए हैं, वो कैसे पता चलेगा? जब हम फीडबैक लेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम का। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया हो? नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं सिस्टम अप्रोच के।
अब यहाँ पे दिए गए एडवांटेज ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन। आपको एडवांटेज तो खुद ही आ गए होंगे, कमेंट करके बताइए पीछे जो भी बताया गया है उससे एडवांटेज क्या लगते हैं आपको। ठीक है, क्या होंगे कि हमारा एक सिस्टमेटिक ढंग से एजुकेशन प्लानिंग करवाता है सिस्टम अप्रोच। ठीक है, जो एग्ज़ामिनेशन एंड मूल्यांकन वगैरह हैं उनको भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है गाइडेंस सर्विसेज को, जिससे कि बच्चे फ्री होके अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्क करता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। कैसे करता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन उसमें भी सिस्टम ही वर्क करता है कि आपको पहले फॉर्म फिल करना है, फिर ये क्लासें देखनी है। वो अलग बात है कि अपने टाइम अपने नीड के अकॉर्डिंग देखो या अपने नीड के अकॉर्डिंग सिलेबस चूज़ करो, लेकिन सारा होता तो एक सिस्टम में ही है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जो टाइम पीरियड दिया है उससे बाहर जाके कुछ करना है। ठीक है, क्वालिटी इन्हांस करता है सिस्टम अप्रोच। इसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग को भी क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है। कैसा होता है कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन में भी आप लोगों ने देखा है कि टीचर्स की ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप वगैरह सेमिनार ये सब होते रहते हैं। किस लिए होते रहते हैं कि एजुकेशन को और भी क्वालिटेटिव बनाया जा सके। ठीक है, जो भी हमारा फ्रेमवर्क है उसको अच्छे से प्लान कर सकें, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपना सकें। ये सारा कैसे होता है सिस्टम अप्रोच से। जो हमारे मैनेजमेंट है उसका भी एक डायनेमिक नेचर होता है। ये नहीं कि पुराने वर्षों से जो मैनेजमेंट चल रहा है वो ही चलता रहे, या जो पहले से ही टीचर जो लेक्चर मेथड अपना रहे हैं वही अपनाते रहे, ऐसा तो कुछ होता नहीं। अब तो आईसीटी है तो बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट हो गया है। अब तो बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे तरीके हो गए हैं, बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मूक वगैरह हैं, स्वयं है, आईसीटी में इन सब का यूज़ बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है लास्ट पॉइंट, जो इंस्टीट्यूट या स्कूल है वो एज ए होल वर्क करता है, ना कि पार्ट्स में। अगर पार्ट्स में वर्क करेगा तो फिर सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा सारा एजुकेशन का, क्योंकि सब कहेंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए। अब लाइब्रेरी सर अलग कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे तो वर्क करता नहीं है। सारे जो हैं एक ही उद्देश्य को लेके काम करते हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। आप लोग कुछ बताइए इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या होता है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मेनली कैसे वर्क करता है कि सबसे सिंपल सी बात कि आपको लर्नर के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको देखते हुए और जो हमारी लर्निंग थ्योरीज़ हैं उनको अप्लाई करते हुए कौन सा बेस्ट सुटेबल तरीका, मीडिया या मेथड या जो भी हम लोग टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे यूज़ करें। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का मेनली यही वर्क होता है, जिससे हम अपनी एजुकेशन को और भी इंटरेक्टिव बना सकें, जिससे कि बच्चे बोर ना हो कि एक ही मेथड या एक ही चीज़ें पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो होता है मेनली फोकस करता है कि आप इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग अच्छे से मेथड्स, टेक्निक्स जो भी हैं उनको यूज़ कर सकें। यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का भी वर्क दिखाया गया कैसे वर्क करता है। वही सारा प्रोसेस है, पहले इनपुट है, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, और सारे में आ गया एनवायरनमेंट। ठीक है, उसमें इनपुट में हमारे ये पीछे भी हो गए हैं, लगभग एक ही जैसे काम करते हैं दोनों। टीचर्स हो गया, स्टूडेंट, करिकुलम, कंटेंट, हम लोग कौन से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अब प्रोसेस में कौन सी मेथड हम लोगों ने यूज़ की, स्ट्रेटजी या अप्रोच कौन सी अपनाई, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो गेन हो सके। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। अब ये कैसे वर्क करता है, आप लोग ही बताइए कैसे करता है। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या होती है।
ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच जो होता है वो टीचर को प्रोवाइड करवाता है कि कैसे हम लोग, जैसे अब कोई भी बच्चा है, ठीक है, एकदम तो है नहीं कि उसको सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स वगैरह दे देंगे। सबसे पहले सिंपल ही देते हैं ना, कि वो सिंपल करेगा, फिर उससे थोड़ा टफ देते हैं, फिर उससे थोड़ा टफ देते हैं। इससे क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में हम लोग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं बच्चे की लर्निंग आउटकम्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है। मेनली वर्क इस पे करता है कि जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं लर्नर के, उन पे वर्क करता है एक सिस्टमेटिक वे में। कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन सी टेक्निक यूज़ की, ठीक है, कैसा एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाया। ये नहीं कि बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है या बच्चे पीछे क्लास में बैठ के बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए, तभी हम लोग अपने लर्निंग आउटकम्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने लर्निंग थ्योरी पढ़ी थी वाइगोस्की की, उसमें उन्होंने बताया था कि लर्नर को एक हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। उसको क्या बोला था उन्होंने, स्कैफ होल्डिंग। ठीक है। उसको लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं कि बच्चे को एकदम से सारी चीज़ें नहीं बता देनी है, उसको कुछ टास्क देने हैं, ठीक है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे कर रहा है। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है वो भी इन्हांस होती है। ठीक है। इसलिए लर्निंग थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है, तभी ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि यूज़ ऑफ लर्निंग थ्योरी टू सेलेक्ट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। इसका डेवलप इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन बेस्ड ऑन द फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी फीडबैक बच्चों ने दिए हैं या कोई टीचर ही ऑब्जर्व कर रहा है, प्रिंसिपल ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी फीडबैक दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को अपनी इंस्ट्रक्शनल जो भी टेक्निक्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर यूज ऑफ डिलीवरी सिस्टम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़ टू मीट द लर्निंग नीड्स। तो ये कैसे वर्क करती हैं, मेनली कि टीचर को अपने जो भी लर्निंग आउटकम्स गेन करने हैं उसको ध्यान में रख के सिस्टमेटिक ढंग से सिस्टमेटिक चीज़ें या इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है, जो भी टेक्निक्स यूज़ की है, वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करनी चाहिए लर्निंग नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक फिगर के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है, कैसे टीचर और स्टूडेंट दोनों मैनेज करते हैं तब पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, इधर स्टूडेंट व्हील दिखाया गया है, इधर टीचर व्हील दिखाया गया है। टीचर सारा कुछ प्लान करता है, डिफाइन करता है, क्लासरूम में आके पढ़ाता है, देन रिव्यू होता है। ऐसे बच्चे का भी होता है, जो भी उसने सीखा, ठीक है, वो जाके पढ़ता है, जाके फिर दूसरे दिन जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो टीचर से पूछता है। मेनली क्या होता है कि स्टूडेंट सारे टीचर पे डिपेंड होते हैं। यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो स्टूडेंट हमारे हैं वो सारे टीचर्स पे डिपेंड हैं। ठीक है। अब जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, वो कौन सॉल्व करेगा, टीचर। ठीक है। टीचर क्वेश्चन पूछेगा। टीचर क्यों क्वेश्चन पूछता है, बच्चों की फीडबैक लेने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया। ठीक है। कि अब ये पूरा साइकिल किसके रूप में दिखाया, एक क्लास के रूप में दिखाया गया है कि टीचर उसको किस स्पीड से या किस तरीके से मैनेज कर रहा है सारी चीज़ें, कि बच्चों की जो लर्निंग नीड्स हैं यहाँ पे जो बताया गया है वो फुलफिल हो सकें। ठीक है। सारा कुछ है कि मैनेज हो के, अब ये नहीं कि सारे अलग अलग काम करेंगे तो पूरा क्लास या पूरा जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा, चल ही नहीं सकता है। ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है कि रोल ऑफ टीचर, टीचर का मेनली रोल क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन यूज़ करने के लिए, कि सबसे पहले तो उसको ऑब्जेक्टिव सेट कर लेना चाहिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमें फुलफ़िल करने हैं। ठीक है। गोल हो गया, कौन से मीडिया यूज़ करने हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कौन से मेथड यूज़ करने हैं, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए
इफ़ेक्टिव वे में अपने जो भी चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करवाना है क्लासरूम में। ठीक है। अब ये भी नहीं है कि टीचर ही पढ़ाता रहे, बच्चों को भी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है या बच्चों ने जो भी अपनी प्रीवियस क्लास में या कहीं से ऑब्जर्व करके जो भी सीखा है उससे भी पूछें। तो क्या होता है कि फीडबैक हम लोग किस लिए करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं कि बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको ध्यान में रख के टीचर उसको पढ़ा सकें। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि assigning appropriate personal rules for teachers, student and supporting staff to implementing the program। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि टीचर, स्टूडेंट, जो भी स्टाफ मेंबर हैं उनका सबका ही इक्वल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक अच्छे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रिवाइजिंग टू इम्प्रूव इफ़िशेंसी ऑफ द सिस्टम टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है। अब जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है दोबारा से रिवाइज करने के लिए, ये नहीं कि एक बार टॉपिक पढ़ा दिए दोबारा डिस्कस ही नहीं करना है। फीडबैक में जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, बच्चों को जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो फिर से टीचर को और अच्छे ढंग से उनको पढ़ाना है, जिससे क्या हो सके कि उनके लर्निंग आउटकम्स या उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। ठीक है। तो टीचर का सबसे ज़्यादा रोल होता है कहाँ पे, स्कूल या एजुकेशन सिस्टम में। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा और सिस्टम अप्रोच और इंस्ट्रक्शनल जो हमारे डिज़ाइन है वो कैसे वर्क करते हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये भी सारा समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी चीज़ समझ में ना आई तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।